तो आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च को चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी पड़ गई कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा दिया और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला। याद कीजिएगा दोस्तों, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था यह जानकारी हम आपको 30 जून से पहले नहीं दे सकते, मगर अदालत फटकार लगाती है और उसके बाद मजबूर होना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह जानकारी 12 मार्च तक देने के लिए। और अब चुनाव आयोग को यह सारी जानकारी 15 मार्च को अपने वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। दो किस्म की जानकारियां सामने उभर कर आएंगी। पहली जानकारी क्या कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा दिया है, और दूसरी जानकारी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। मगर जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं, इसमें एक पेच है। किस औद्योगिक समूह या किस धन्ना सेठ ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आएगी। उस लिहाज से यह भाजपा सरकार के लिए राहत है। मगर यह क्या साबित करता है दोस्तों? यह साबित करता है कि मोदी सरकार के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रही थी। पहले आप यह कह रहे थे कि यह जानकारी हम 30 जून तक नहीं दे सकते, बहुत दिक्कत है। अदालत के अंदर भी हरीश साल्वे लगातार दलील दे रहे थे। उन्होंने पहले यह तक कह दिया हम आपको 3 हफ्ते में दे सकते हैं, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फिर वो तैयार हो गए 12 मार्च के लिए। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी एजेंसीज, सभी संस्थाओं की विश्वसनीयता को कुचल कर रख दिया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता आप सब जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झूठ बोलना पड़ रहा है अदालत के सामने। और क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग भी अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है? खबर क्या आप जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 2019 से पहले सीक्रेट चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर पैसे का जो आदान प्रदान हुआ है, उसको लेकर आप हमें जानकारी मुहैया कराएं। अब तक चुनाव आयोग ने वो जानकारी नहीं दी है। क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कोई मायने नहीं है? खुलेआम चुनाव आयोग इस तरह से कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान जरूर कर दिया है कि 15 मार्च को सारी जानकारी सामने आ जाएगी, यानी कि किस धन्ना सेठ ने कितने पैसे दिए और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला। हालांकि इसका भी मेरे पास समाधान है जो कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा? इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस टू द एसबीआई कंटेन्ड इन इट्स ऑर्डर डेटेड 15 Feb and March 11, 2024 in the matter of WPC NO 880 of 2070, data on electoral bonds has been supplied by the State Bank of India to Election Commission of India today, March 12, 2024. यह जानकारी दे दी है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा। दो जानकारियां सामने आ जाएंगी, मगर यह जानकारी सामने नहीं आएगी कि भाई किस औद्योगिक समूह ने भाजपा को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उसे कितना फायदा मिला। अगर यह जानकारी सामने आ जाती तो पता चल जाता। तो मेरे पास इसके 2 समाधान हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला समाधान, मैं चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखाए और 15 मार्च को बता दे कि उसे किस औद्योगिक घराने से कितना पैसा मिला। आसान सा है, यह सारी जानकारी भाजपा के पास है, तो वो ये जानकारी जो है सार्वजनिक कर दे, क्योंकि आपके पास सरकारी मशीनरी है, आपके पास यूनिक नंबर्स हैं, ये सारी जानकारी आपके पास है। तो यह जानकारी देश की जनता तक पहुंचाने में आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। प्रधानमंत्री, आप जो मंच पर खड़े होकर मोदी की गारंटी कहते हैं ना, ये तमाम चीजें फिर सही साबित होंगी। क्या भाजपा यह हिम्मत दिखाएगी? चलिए मान लिया अगर भाजपा हिम्मत ना भी दिखाए, तो मेरा मशवरा एक विपक्ष को है। विपक्ष को यह बताना चाहिए कि उसे किस औद्योगिक घराने से कितना पैसा मिले, यानी कि जो पूरा गैर भाजपा विपक्ष है वो यह सार्वजनिक कर दे। और जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो यह तय हो जाएगा कि जितना पैसा बचा वो सब भाजपा की जेब में गया। क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की एजेंसीज उन तमाम औद्योगिक घरानों के खिलाफ
सक्रिय हो जाएंगी। बात वहां तक नहीं रुकेगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर फ्रीज कर दिया गया था तो ऐसे में अगर वो इस मुद्दे को लेकर औद्योगिक घरानों के पैसों को सार्वजनिक कर देते हैं और उनके लिए शर्मिंदगी वाला हालात पैदा कर देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आगे से विपक्ष को कोई फंडिंग नहीं देगा। और यह एक व्यावहारिक वजह है। वैसे तो भाजपा को भी मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। अगर आप 15 मार्च को यह बता दें कि आपको किस औद्योगिक घराने से कितना पैसा मिला, तो यकीन मानिए मीडिया इसको लेकर आपसे सवाल नहीं करेगा। मीडिया आपसे एक आसान सा सवाल नहीं करेगा कि भाई अगर आपने इस औद्योगिक घराने से इतना पैसा लिया तो आपने फिर इसको इतना फायदा क्यों पहुंचाया। मीडिया आपसे सवाल नहीं करेगा। मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताएगा। इसीलिए मेरा मशवरा भाजपा को कि आप इस जानकारी को सार्वजनिक कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि देश की जनता यह बिल्कुल नहीं समझ रही कि यह भ्रष्टाचार का सीधा साधा मामला है। अब मैं आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक औद्योगिक घराना एक पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ रुपए दे रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वो ये उम्मीद करती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद उसे फायदा पहुंचाएगी। और अगर एक औद्योगिक घराना एक बहुत बड़ा अमाउंट दे रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जानती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ सकती है। या यह भी हो सकता है कि अगर वो विपक्ष की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रही है, तो वो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी उन राज्यों में, कुछ खास राज्यों में सत्ता में होगी और उसके बदले में फायदा होगा। भूल जाइए भाजपा का भ्रष्टाचार। इससे यह भी पता चल जाएगा कि जिस औद्योगिक घराने ने टीएमसी को, कांग्रेस को पैसे दिए, क्या उन्हें टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कोई फायदा पहुंचाया, या कांग्रेस की पहले जहां जहां सरकार थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश में, क्या उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें फायदा पहुंचाया। मगर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अधिकतर पैसा भाजपा की जेब में गया है। कायदे से टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सबका भ्रष्टाचार सामने आ जाता, मगर भाजपा कुछ ऐसे राज छिपा रही है जो वो नहीं चाहती कि इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपे जो राज हैं, जुड़े जो राज हैं, वो सामने आए। अब यह जानकारी कि किस औद्योगिक घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, यह चुनावों के बाद ही सामने आ सकता है। और इसलिए भाजपा निश्चिंत है, क्योंकि अगर यह पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री के परम मित्र ने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए उन्हें कितना पैसा दिया, वो परम मित्र जिनके विमान में प्रधानमंत्री अक्सर ट्रैवल किया करते थे, सफर किया करते थे, उड़ान भरा करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है यह जानकारी छुपाई जा रही है। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात है कि 75 साल में जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक साख थी, उसे मोदी सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने पूरी तरह से कुचल दिया। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब जब मोदी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी जानकारी मांगी है, इन्होंने महज 24 से 48 घंटे में वो जानकारी दे दी थी। आपको याद है कि नहीं? फिर से सुनिए मैंने जो कार्यक्रम किया था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा यह जानकारी जो पता चलती है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल के जरिए। मसलन यह दस्तावेज देखिए दोस्तों, यह दस्तावेज यह साबित कर रहा है कि वित्त मंत्रालय ने जब एक जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगी तो उसने महज 48 घंटों में यह जानकारी मुहैया करा दी दोस्तों। और यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें अभी 135 दिन चाहिए। खबर क्या है अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। The documents reveal that the State Bank of India, on the Union Finance Ministry's beckoning, was able to collate data on electoral bonds from across the country within 48 hours after the deadline to encash the bonds ended. It sent such information religiously to the Union Finance Ministry after every window period of sale. The collective verified such missives being sent up to 2020. ये जो मैंने आपको दस्तावेज दिखाया ना दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी पड़ताल में पाया कि साल 2020 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय को जानकारी भेजता रहा कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कितने चुनावी चंदों को एनकैश किया गया। और ना सिर्फ एनकैश किया गया दोस्तों,
बल्कि वक्त गुजर जाने के बाद कितने बॉन्ड्स को एनकैश किया गया। अब यह वक्त गुजर जाना क्या होता है दोस्तों? जैसे ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं ना, उसे एनकैश करने की यानी कि उसके बदले पैसा लेने की जो अवधि होती है वो होती है 15 दिन की। उसके बाद आप उसे एनकैश नहीं करा सकते। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इसे भी बदल दिया था। तो ये वो दस्तावेज है, यानी सिर्फ 48 घंटे में जो जानकारी मांगी गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय को मुहैया करा दी। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकार को 48 घंटे में जानकारी दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे सकते? अब एक और जानकारी जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल से सामने आई है, जो होश उड़ा देने वाली है दोस्तों। यह दस्तावेज देखिए दोस्तों, यह दस्तावेज इस बात का सबूत है कि एक राजनीतिक दल के 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड 15 दिन खत्म होने के बाद भी इस्तेमाल किए गए। मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया दोस्तों, जैसे आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसा लेने का जो वक्त होता है वो 15 दिन का होता है। हुआ ये दोस्तों कि वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खत लिखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और 15 दिन गुजर चुके हैं, मगर अब उसे पैसा जो है एनकैश कराना है। उन 10 चुनावी बॉन्ड के बदले में उसे पैसा जो है वो एनकैश कराना है, पैसा लेना है। यह जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महज 24 घंटे में, जी हां सही सुना आपने, महज 24 घंटे में उन्होंने यह जानकारी जो है वित्त मंत्रालय को दे दी थी। तो मैंने आपके सामने साबित किया दोस्तों, जब जब मोदी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो भी मांग की है वो मांगे उन्होंने 24 घंटों और 48 घंटों में पूरी की है। तो जो जानकारी उसके पास पहले से ही बंद लिफाफे में है, ऑडिट ट्रेल में मौजूद है, सीरियल नंबर में मौजूद है, केवाईसी में मौजूद है, तो फिर यह जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे रही? तो देखा आपने, जब सरकार कहती है तो उल्टे पांव दौड़ता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यह जानकारी दे देता था, मगर जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने को तैयार है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, चुनाव आयोग ने जिस तरह से अदालत की अवमानना की है वो बहुत शॉकिंग है। कोई मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। कायदे से 2019 से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जितना आदान प्रदान हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था चुनाव आयोग को कि वो जानकारी मुहैया कराएं, मगर अब तक चुनाव आयोग ने, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं, यह जानकारी अब तक चुनाव आयोग ने नहीं दी है। क्या यह अदालत के आदेश की अवमानना नहीं है? इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। मीडिया अगर यह सवाल ना उठाए तो आम नागरिक होने के नाते आपको इन सवालों पर गौर करना पड़ेगा। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते भाई, यह हकीकत है। कड़वी बेशक हो, मगर देश के सामने उसे आईना दिखाते हुए, उसके लोकतंत्र, उसकी पारदर्शिता को आईना दिखाते हुए यह एक हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।